दोस्तों नमस्कार। मैं आपको भावना पत्रिका के संपादक अजय कुमार से मिलवाने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप अजय कुमार को जानते हों, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए। उद्भावना पत्रिका के सफर को भी जानना चाहिए। आप यदि अपने समय के सवालों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो आपको उद्भावना पत्रिका के पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय में जो अंक निकले हैं उन्हें पलटना चाहिए। हिंदुस्तान को अलग अलग समय पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन सभी पर, चाहे कश्मीर का इशू हो, राष्ट्रवाद का मसला हो, कई बड़ी जो घटनाएं और हुई हैं, कई जो दंगे हुए हैं, उन सभी पर बेहद जिम्मेदारी के साथ अगर किसी पत्रिका ने काम किया है तो वो पत्रिका है उद्भावना, जिसका संपादन अजय कुमार करते हैं। इस पत्रिका के कुछ अंक आपको जरूर अपनी लाइब्रेरी में रखने चाहिए, पढ़ने भी चाहिए। जैसे ज्योति बसु पर उन्होंने अंक निकाला था, भीष्म साहनी पर निकाला, शमशेर बहादुर सिंह पर निकाला, 1857 पर निकाला, सदी के अंत की कविता पर एक पूरा अंक केंद्रित किया। अभी हाल में जो अंक आया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर केंद्रित है। उद्भावना की ये यात्रा आप सबके लिए और मेरे लिए बेहद दिलचस्प है कि किस समय में निकली, वो कौन सी स्थितियां थी जिसमें इस पत्रिका को निकालने की योजना बनी। मैं आपको कुछ पुराने दिनों की याद दिलाता हूं। ये वो समय है कि जब सफदर हाशमी जैसे नाटककार को नाटक करते हुए मार दिया गया था। उस समय अजय कुमार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक ऊंचे पद पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन पिता से जो संस्कार एक बेहतर समाज को लेकर मिले थे, इस वजह से उनमें बहुत बेचैनी का भाव था कि हमें कुछ करना चाहिए। अब सफदर हाशमी की हत्या और अजय कुमार का अपनी नौकरी से इस्तीफा देना कुछ ऐसा संयोग है जिसे लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी का वो चुनाव खुद करते हैं, उन परेशानियों को खुद आमंत्रित करते हैं जिस रास्ते पर बहुत कम लोग बढ़ते हैं। एक अच्छी वाली नौकरी, समाज में उसको लेकर के बहुत तरह की प्रतिष्ठा के विचार, इनको छोड़ करके वो उद्भावना जैसी पत्रिका को निकालने की योजना बनाते हैं। कई सारे दोस्त उनके साथ में आते हैं, जानकी प्रसाद शर्मा जी आते हैं, सुधीर पचौरी, राजकुमार शर्मा, ऐसे कई सारे दोस्त हैं जो इस सफर में उनके सहयोगी बनते हैं। कई सारे अंकों का संपादन उनके दोस्त करते हैं, कई पुस्तिकाएं लिखते हैं, लेकिन ये इतना कुछ आसान नहीं था। जब नौकरी छोड़ने की बात सोची तो पहले मन को था लिया कि आगे का रास्ता, आगे की मंजिल कैसे बनेगी, घर वालों का व्यवहार क्या होगा, पिता क्या कहेंगे। लेकिन जब घर पहुंचे और पिता से बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, तो पिता ने कहा कि तुमने अच्छा किया। आज के समय में ये बात थोड़ी सी काल्पनिक लगेगी, क्या ऐसा कोई पिता होता है तो जो ऐसे विचारों को रखता हो, उसकी प्रतिक्रिया अगर इस तरह की होती है कि तुमने ठीक किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिता का इस समाज को लेकर के क्या सपना था। और अजय कुमार जब इस सपने को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो पिता के मन में कितना गौरव का भाव, गर्व का भाव पैदा हुआ होगा। आप देखें तो एक तरह से ये पिता की हौसला अफजाई थी। उद्भावना पत्रिका निकालने की योजना बनती है। शुरुआत से ही उद्भावना पत्रिका हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वाह करने लगती है। वो इस बात को बिना किसी लाग लपेट के कहते भी हैं कि हमारे दिमाग में दुश्मन की छवि बहुत क्लियर है। पिछले दशक में हमने जो कुछ देखा है, जो आपने देखा है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत कम पत्रिकाएं ऐसी बची हैं जिनका स्वर अपने समय को लेकर के बेहद मुखर रहा है। बहुत कम बची। उन बची हुई कम पत्रिकाओं में उद्भावना एक है, जिसने किसान आंदोलन के दौरान, शाहीन बाग के दौरान अपनी पक्षधरता स्पष्ट की। तो ऐसे में हमें आपसे मिलवाना जरूरी हो जाता है कि अजय कुमार की कहानी और उद्भावना पत्रिका की जो कहानी है, जो यात्रा है, उससे आप जरूर परिचित हों। उद्भावना पत्रिका अजय कुमार के लिए और अजय कुमार के लिए उद्भावना पत्रिका एक दूसरे का पर्याय हैं। बातचीत में वो उद्भावना पत्रिका की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया।
नामर्जी से उन्हें सम्मान मिला हुआ है, रमणिका गुप्ता फाउंडेशन की तरफ सम्मान मिला है, स्पंदन पुरस्कार उनको मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। हम अजय कुमार जी को और उनकी उद्भावना पत्रिका की यात्रा को समझना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत में अटल तिवारी हैं और हम सबकी बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे रोहतास। तो सबसे पहले सवाल सर यही बनता है कि उद्भावना पत्रिका की शुरुआत कैसे हुई, वो कौन से लोग थे जिनके साथ मिल करके उद्भावना का जो सपना है वो देखा गया, और आज जब इस मुकाम पर उद्भावना को देखते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, ये यात्रा शुरू हुई 1984 में। मैं 1977 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मैं उसमें इंजीनियर था और मेरा रुझान शुरू से ही वाम की तरफ था और मेरे पिता कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबर थे। तो अब मैं ऑफिसर था और ऑफिसर्स होते हुए मुझे वर्कर्स के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता था। मैं बॉस था उनका, जबकि मन जो है वो ये था कि इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं टैकल कर सकूं। तो कैसे इंटरेक्शन उनके साथ में हो, ये मुझे एक मंच की तलाश थी। तो मैंने कुछ वर्कर्स को जिनको कविता, कहानी ये सब आता था, उनसे संपर्क किया। तो मैंने एक वहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल्चरल सोसाइटी जो पहले से थी वहाँ पे, उनमें हमने उनकी पार्टिसिपेशन शुरू की वर्कर्स की। तो वो अपना कविता पाठ करते थे, कहानी पाठ करते थे। धीरे धीरे मुझे ये उसमें मैंने एक्टिविटी बढ़ाई तो मुझे पता लगा कि कौन वर्कर हैं जो थोड़े लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, जिनसे बात की जा सकती है। तो मैंने उनको धीरे धीरे अप्रोच किया और फिर हमने एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाहर, उस परिसर के बाहर, हमने छोटे छोटे, कभी चौधरी थिएटर में, कभी और किसी के घर में गोष्ठियां शुरू की और उस गोष्ठियों से हमने और ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए धीरे धीरे। और फिर हमने ये तय किया कि वर्कर्स की जो राइटिंग्स हैं उनको कहीं मंच मिलना चाहिए। तो ये मैंने फिर 1984 में जनवादी लेखक संघ के और कुछ दूसरे लोग भी जिसमें शामिल थे, इबार रब्बी, जानकी प्रसाद शर्मा, राजकुमार शर्मा, ये तमाम लोग इसमें, उन दिनों ये जो गीतकार थे, इसका क्या नाम है, रमेश, एक बड़े गीतकार थे, वो भी थे उसमें, सुधीश पचौरी उन दिनों थे। तो ऐसे 8-10 लोगों ने जो है फिर वो उन्होंने हमारी गोष्ठियों में आना शुरू कर दिया। हम उन्हें बुलाते थे और वो आते थे और वो वर्कर्स को एड्रेस करते थे कि कविता कैसे लिखनी चाहिए, कहानी कैसे लिखनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया और फिर अंततः हमने ये तय किया कि एक पत्रिका निकलनी चाहिए जिनमें इनकी पार्टिसिपेशन हो। तो भावना नाम से हमने पहले 5 अंक निकाले थे। उसमें मैंने जानबूझ करके, मतलब वो वर्कर्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं को संपादक में उन्हीं को रखा। मैं खुद आगे नहीं आया क्योंकि सबकी गोष्ठियों की खबर जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंच रही थी कि कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है उन दिनों उनको ज्यादा नहीं पता था, लेकिन क्योंकि अभी वहां कोई लेफ्ट यूनियन नहीं थी, 3000 लोग काम करते थे, कोई यूनियन नहीं थी वहां। मतलब कम यूनियनें थी, लेकिन कांग्रेस की, इन सब की थी, लेकिन लेफ्ट की कोई यूनियन नहीं थी। तो इस तरह उद्भावना शुरू हुई और सबसे ज्यादा असर उसका मुझ पर था वो ये था कि 1984 के जो दंगे थे, उन्होंने हमारे दिमाग में ये चीज, मतलब खास तौर पर मुझ में ये बात आई कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार वर्कर्स के बीच में और आम जनता के बीच में काम करना बहुत जरूरी है। तो पहला ही अंक जो है उसमें ये स्वर्ण सिंह थे ना, क्या नाम, स्वर्ण सिंह नहीं, ये
नहीं नहीं, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखते थे, सरदार जी थे यार, बड़े बहुत देर तक है, खुशवंत सिंह, सॉरी खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह का पहला लेख जो है, भिंडरावाले कौन है, वो हमने छापा था, जो पहला इशू था उसका, तो जो कि भिंडरावाले के खिलाफ था। लेकिन इस तरह हमारी जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, और मुझे याद है कि हमने पहला अंक जब 1100 कॉपीज छापी थी तो 3000 तो वर्कर ही थे। तो शाम तक पत्रिका ही नहीं थी मेरे पास, पत्रिका खत्म हो गई थी वो, क्योंकि वो लोगों ने ले लिया 5-5 रुपए में, 3 रुपए उन दिनों कीमत थी। तो फटाफट जो है वो लोगों ने उसमें वो बिक गई, और इस तरीके से हमारा पत्रिका शुरू हुई। बी शमसानी का नाम मैंने कहना भूल गया, वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे और मेरे घर के पास रहते थे, तो इसलिए उनसे आना जाना भी था काफी, तो काफी अच्छी उनसे इंटरेक्शन रही हमारी। इस यात्रा में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े, कई अंकों का संपादन भी उन लोगों को दिया आपने। कौन से अंक हैं जिन्हें देख करके लगता है कि हमने अपने समय के साथ कुछ हस्तक्षेपकारी अंक निकाले? मैंने आपसे पहले ये कहा कि जैसे बी शमसानी पर केंद्रित करने का जो अंक, जो एक बड़ा अंक जो हमने केंद्रित किया, जिसमें हरियश राय ने संपादन किया उसका, ऐसे ही साहिर लुधियानवी, मजाज, शमशेर, इस्मत चुगताई, और इन सब पर जो अंक हमने निकाले, 1857 उसके 150 साल हो रहे थे, तो प्रदीप सक्सेना ने उसको किया, रामविलास शर्मा। तो इन तमाम अंकों का बेसिक एम जो था वो कोई बहुत, देखिए उसके पीछे कोई बहुत साहित्यिक मानदंड या कुछ इस तरीके का कि भी हमने एक बहुत गजब काम किया है, ये दिखाने का नहीं था। उसका मकसद जो था वो ज्यादातर जो है दिमाग में यही रहा कि जितना ज्यादा हम लोगों को एजुकेट कर सकें ऑन वेरियस क्वेश्चंस। जैसे परसाई अंक है, तो परसाई अंक अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उनसे जो जैसे एक गो भक्त से भेंट, इस टाइप के जितने उन्होंने आरएसएस और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो उन्होंने लेख व्यंग जो लिखे हैं, वो सब हमने उसमें उस अंक में दिए हैं। मकसद हमारे मतलब हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। ये नेहरू अंक है, नेहरू अंक में भी हमने जो है कि नेहरू आज क्यों रेलेवेंट है, क्या वजह है नेहरू आज रेलेवेंट है, तो उसको, और आज की जो लीडरशिप है वो इनके आगे कितनी बौनी है, इसको सिद्ध करने की कोशिश की। जिस व्यक्ति पर 70 स्टैंप्स पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में चलाई गई, और जिन पर एक ऐसा अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसमें दुनिया के, मतलब यूरोप के और अमेरिका, लंदन, सबसे बड़े बड़े लेखक जो थे उन्होंने उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया, और वो 1600 पेज का अभिनंदन ग्रंथ जो है, और उसका संपादन लार्जली जो है उसमें और लोग भी थे, लेकिन अगे ने उनका वो संपादन किया। और तो मेरा कहना ये है कि हमारे दिमाग में दुश्मन की जो छवि है वो बहुत क्लियर है। कौन लोग हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो इस समाज को जोड़ना चाहते हैं। तो उन दोनों के बीच में हम जो टकरार है जो उनके बीच में, उसको हम रेखांकित करते हैं, और क्या जरूरत है, क्यों इस देश को जोड़ने की और इस देश की एकता को बनाए रखने की जरूरत है, इस पर हम बार बार फोकस करते हैं। साहिर अंक जो है, साहिर ने तो पता नहीं कितनी हजारों नज़में लिखी हैं, हजारों गीत लिखे हैं, कई प्रेम गीत लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारी सिलेक्शन क्या है, हम संपादन जब करते हैं तो हमारा फोकस क्या है। ऐसे ही इस्मत चुगताई का हमारा फोकस जो है वो हमेशा यही है कि समाज के अंदर जो है
समानता, बंधुत्व, इस सब का जो मूल्य है वो आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे, जहां तक हम कर सकें। मतलब जहाँ मैं कहता हूं कि क्रांति जो है वो एक बिल्डिंग बनाने जैसा है, और हम बिल्डिंग नहीं बना पाए, ना बना सकते हैं, लेकिन अब एक ईंट रख सकते हैं, थोड़ा सा गारा उसमें हम मिला सकते हैं कि देखिए जीवन के इस पड़ाव पर हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने कुछ किया, कुछ सार्थक किया। हम क्लबों में नहीं गए, हमने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, हमने इन अंकों में पैसा लगाया। तो इस कारण से बहुत से लोग हमें कहते हैं कि तुम इंजीनियर थे, तुम ये सब किस झंझट में पड़ गए, मतलब अपना टाइम खराब किया, हुआ क्या। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने काम को कैसे देखता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ वर्थवाइल किया है तो मेरे लिए ये संतोषजनक है। मुझे ये लगता है कि मैं कुछ जो भी किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ ठीक करने की कोशिश की। ऐसा क्या मतलब कब जरूरत महसूस हुई कि भावना अब उद्भावना हो जाए? नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन का बात थी। जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि इस नाम से बहुत पत्रिकाएं पहले से चल रही, तो हमें फिर जो है उन्होंने वो दी कि भाई आप 3-4 नाम दीजिए हमें, तो उसमें से एक नाम उद्भावना था। ये था। वैसे उसमें एक नाम जैसे भावना के लिए सद्भावना, तो बड़े, तो अब क्योंकि भावना से जोड़ना था उसको, तो ये इस कारण से वो उद्भावना हुई। 90 के दौरान उद्भावना की कई सारी छोटी छोटी पुस्तिकाएं आई हैं, मुख्य अंक है उसके साथ में। उसमें हम लोगों की तो पूरी जो पढ़ाई लिखाई वो उन्हीं अंकों के साथ शुरू हुई। हीराम पुनियानी का लेख उससे पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें उसमें आ रही हैं। ये रामचंद्र शर्मा के उसमें चीजें होती थी। उन अंकों के पीछे क्या योजना थी कि इससे क्या हम समाज को बताना चाहते हैं? देखिए वो अंक, क्योंकि जो नॉर्मली जो हमारे अंक हैं, जैसे आज भी हमारे जो अंक हैं उनकी कीमत 50 रुपए है, 40 रुपए है, या वैसे ये कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो निचले स्तर का जो, मतलब जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, उसके लिए हमारे दिमाग में ये हमेशा रहा है कि 5-5 रुपए की जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं अगर उनके पास पहुंच जाएंगी, खरीद के अगर वो पढ़ेंगे, तो उसका असर होगा। तो ज्यादा नहीं, उसमें कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक नहीं है, उसमें बहुत डायरेक्ट किस्म का लिटरेचर जो है, इसमें सीधे सीधे जो है, जैसे मुझे याद है अहमदाबाद के सुधीजन, हमने जब अहमदाबाद में इन्होंने कत्लेआम किया, हमने गुजरात के दंगों पर, इन सब पर जो है वो किया। उसका भी मकसद यही था कि भाई, अच्छा उसमें अच्छी बात ये हुई कि उन दिनों सुदीप बनर्जी होते थे राष्ट्रीय मिशन में, नेशनल लिटरेसी मिशन, जिन पर आपने बाद में अंक भी निकाला था। तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया इसको, और उसकी रूपरेखा हम उनके साथ डिस्कस करते थे। अच्छा, मेरे ये तो हुआ है, मतलब मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में। राजेंद्र यादव से लेके रामविलास शर्मा तक सबसे बड़ा प्यार मिला मुझे, और मैं बहुत अपने आप को, मतलब मुझे अगर 3 पुरस्कार मिले हैं, तीनों की तीनों नामवर जी के हाथों मुझे मिले हैं एक सिर्फ राजेंद्र यादव के हाथ में। तो खैर जो भी है, मतलब ये था कि इन लोगों का प्यार बहुत मिला मुझे, तो इनसे बड़ा ओपनली डिस्कशन भी हो जाती, क्योंकि मैं वैसे देखा जाए तो मैं हिंदी साहित्य का आदमी नहीं, मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो लेकिन घर में क्योंकि किताबें ये सब आती रहती थी, तो उनसे पढ़ पढ़ के मैंने जो है, जो थोड़ा बहुत जो सीखा है वो उनसे वैसे ही सीखा है। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि जितने लिटरेरी लोग हैं, जिनकी दाल रोटी मतलब जो है हिंदी साहित्य है, उनके साथ में संपर्क में रहूं,
और उनके साथ में मैं कुछ ग्रहण करने की, उनसे नई बातें, तो धीरे धीरे फिर जो है मैं पिकअप किया। तो लेकिन शुरुआत तो बहुत रॉ थी, मतलब इन दैट सेंस के मुझे हिंदी आती थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ज्यादातर ऑफिसर्स थे तो अंग्रेजी में ही बात होती थी। कहीं मीटिंग है तो अंग्रेजी में बात हो रही है, कुछ लेक्चर देना है तो अंग्रेजी में। तो वर्कर्स के साथ में जो इंटरेक्शन हुआ मेरा, उससे मैंने हिंदी में बात करना, हिंदी में लेक्चर देना, वो सब सीखा। और इन लोगों ने मदद भी की। और ये बात भी एक सच्चाई है कि मैंने अगर नामवर जी को कहा कि नामवर जी आपने मुझे लेख देना है, तो वो देते थे। ये कभी नहीं हुआ कि वो ये कहें, और या मतलब वो ये कह देते थे कि आप यहाँ आ जाएं, मेरे घर में आ जाएं, टेप कर लें, फिर मुझे दिखा देना, मैं उसको देख लूंगा। तो ऐसे ही सभी, विष्णु खरे के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने मेरे 3-4 अंक जो है एडिट किए हैं। शमशेर पर वो यहाँ 3 महीने यहीं रहे, जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ चारपाई बिछाई उनकी, और 3-3.5 महीने वो यहाँ यहीं रहे। जब ये 2012 में जब ये अंक संपादन हुआ, तब शमशेर पर जो अंक है, ये तो मैंने किया, खैर शमशेर पर जो अंक है वो उन्होंने यहीं बैठ करके किया। सर, पाब्लो नेरुदा का अंक भी उन्होंने संपादन किया था। पाब्लो नेरुदा का अंक भी बड़ा बहुत, उसका कारण ये था कि मैंने सबसे पहले तो मुरली जी से कहा था कि आप संपादन कर दीजिए। मुरली जी पहले हाँ यूं यहाँ करते रहे, तो मैंने कहा यार ये, तो बोले मैं तुम्हें एक नाम सुझा सकता हूँ, तुम खरे से मिल लो, विष्णु खरे से। तो मैं उनसे मिलने गया, बिठाया, शाम का वक्त था, उनकी आदतें हैं हम सब जानते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत, और बहुत मतलब मुझे बड़ा लगा कि ये बहुत उलझा हुआ आदमी है, ये सीधा सीधा मामला नहीं है इसका, जो ये कह रहे हैं ये दिल से कह रहे हैं या दिमाग से कह रहे हैं, उनका उसका पता लगा लेना बहुत मुश्किल काम था। तो उनको रीड करना बहुत आसान नहीं था मतलब। तो लेकिन उन्होंने किया, और उनकी पूरी मदद मैंने भी की। मतलब उस अंक में बहुत मटेरियल जो है, अब देखिए उसमें खरे जी जब भी बात करते थे तो नामवर जी के खिलाफ बात करते थे हमेशा। लेकिन जब संपादन हुआ उस अंक का, तो 3 लेख छोटे छोटे नामवर जी के शुरू में ही उस अंक में है। पहले 3 लेख नामवर जी के, बाकी सब बाद में, केदार जी सबके बाद में। तो ये है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे वो, लेकिन उन्होंने भावना के लिए बहुत काम किया है। वो सवाल सर थोड़ा रह गया, ये जो उद्भावना के अंक आपने संपादित किए, खास तौर से बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय में, तो उसके पीछे कुछ अंकों को लेकर कुछ कहानी होगी। उस कहानी को हम जानना चाहते हैं कि किन लोगों ने उसको खरीदने की बात कही और बाद में क्या चीजें घटित हुई, क्योंकि सांप्रदायिकता की समस्या तो किसी एक पार्टी की बात नहीं है, समाज का सवाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन पुस्तिकाओं को खरीदने का जो है मन बनाया। उन्होंने कहा कि हमारा बेंगलोर में सम्मेलन होने जा रहा है और 6000 डेलीगेट्स हैं, और हम हर फाइल में आपकी पत्रिका रखना चाहते हैं। तो उसके 6 या 8 अंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो 5-5 रुपये उनकी कीमत थी, और वो सभी डेलीगेट्स को वो दिए गए। मतलब तब वो बहुत सीरियस थे, मतलब वो इस बात को समझने लगे थे कि ये बाबरी मस्जिद का गिरना कितना घातक हो सकता है इस देश के लिए। मतलब आपने उसकी कब्र पर, अंततः देखिए उसकी कब्र पर आपने राम मंदिर बनाया, और वहाँ प्रधानमंत्री जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कल्मिनेशन है, ये लगातार जो इन्होंने अभियान चलाया है मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुत्व के पक्ष में, ये जो पूरा
अभियान जो इन्होंने किया है उसको काउंटर करने के लिए हमारा बहुत सीमित और बहुत ही छोटा प्रयास था, लेकिन हमने ये देखा कि उसको देखा देखी पूरे हिंदुस्तान में बहुत छोटी छोटी जगह से पत्रिकाएं निकली और उन्होंने इनके खिलाफ लोहा लिया। हमारा ये योगदान है। हमने उस वक्त जो है कोई एक पत्रिका छोटी 5 रुपए की 17,000 बिकी थी। और मुझे याद है कि जब हमने अयोध्या पर अंक निकाला था, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर जो अंक निकाला था, उसकी 8,000 कॉपीज जो है बिकी, जिसमें अयोध्या में केवल अयोध्या में 2,000 कॉपीज बिकी क्या मतलब, वहां के एनजीओज ने उसको खरीदा और लोगों में दिया उसको। तो मेरा उस वक्त ये था कि बहुत सारे संगठनों ने इस पत्रिका को अपनी पत्रिका माना, और बहुत सारे, मुझे याद है जेएनयू में जब हम ये छोटी छोटी पुस्तिकाएं रखते थे तो वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन जो आयशा कंट्रोल करती थी वो लेती थी, उनके सदस्य जो थे वो उसको पढ़ते थे। तो हम बहुत बहुत हमारी रीच बढ़ गई, मतलब उन छोटी छोटी पुस्तिकाओं से, और कोई भी पुस्तिका जो है वो 5,000 से कम नहीं थी। ये सीखा मैंने असल में सव्यसाची से। उनकी, मुझे याद है, उनकी एक पुस्तिका 1 लाख तक बिकी थी, वो 2 रुपए की रहती। थैला हमेशा उनके साथ टंगा रहता था और उसमें वो अपनी छोटी छोटी पुस्तिकाएं रखते थे। सारा कुछ उनसे मतलब मैंने सीखा। बाकी जो लोग थे उनके मुकाबले में सब एलीट थे, टू बी वेरी फ्रैंक। डाउन टू अर्थ बंदा वो अकेला था, ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो रहना उठना बैठना लोगों के बीच में, बहुत मैं मुतासिर हुआ था उनसे। तो और इसी तरीके से हमने, मतलब जो आपसे कहा कि एक, क्योंकि उनकी पत्रिकाएं अगर आप देखें, उनकी पैम्फलेट्स देखें, वीएचपी की पैम्फलेट्स देखें, तो वो तो लाखों में, वो तो फ्री बांटते हैं, उनके लिए 2 रुपए 5 रुपए का कोई मतलब नहीं। उन दिनों मुझे वीएचपी से एक थ्रेट भी आया था, मैं आपको बाई चांस मुझे ख्याल आया, तो उन्होंने मुझे आरके पुरम से फ़ोन किया था कि आप माफ़ी मांगिए, आपने जो गोलवलकर का जो ये स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। ये तो उसने कहा ही नहीं, उनके समग्र में जो है, गुरुजी के जो समग्र है उसमें वो तो है नहीं, तो आपने कैसे दे दिया? मैंने कहा जी मेरे पास जो समग्र है उसमें वो है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने रिवाइज्ड समग्र क्यों नहीं देखा? तो वो क्या करते थे कि गुरुजी के समग्र को भी जो है आज के समय के अनुसार एडिट कर लेते थे। जहां उनको लगता था कि ये आज ये समय जो है ठीक नहीं है, इसके हिसाब से ये फिट नहीं है, मान लो दलितों के बारे में कुछ कहा है, स्त्रियों के बारे में कुछ कहा है, तो कहीं ना कहीं वो एडिट कर लेते थे उसको। तो उन्होंने कहा मुझे आप टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी बड़ी अखबार में माफ़ीनामा छापिए अपना, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, वरना हम देख लेंगे। हमें तो थ्रेट ओपन थी वो, कि हमें सिखाना आता है या हमें बताना आता है। तो मैंने कहा जी ऐसा है, अब आप मुझसे मत बात कीजिएगा, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा था कि भाई होगा कोई छोटा मोटा संपादक होगा तो जो भी मतलब ये देख लेंगे उसको लेकर। तो फिर आरएसएस का जो इनका माउथ पीस है पांचजन्य, उसमें एक रेगुलर लिखने वाले एक बौद्धिक हैं इनके, उनका फोन आया जो मयूर विहार में रहते थे। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा वही हैं जो पांचजन्य में? बोला हाँ मैं वही हूँ। अरे आप लोग तो बहुत नाराज हो जाते हैं, देखिए छोटी छोटी बातों पे। मैं अभी आयुर्वेद केरल में अपने घुटने का ऑपरेशन करवा के आया हूँ, तो वहाँ जो मेरा डॉक्टर था वो सीपीएम का आदमी था,
तो सीपीएम में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग। तो क्यों ना हम बैठते हैं, चाय पियेंगे, कोई बात करते हैं। अगर कुछ बात, मैंने कहा देखिए, आपके रास्ते मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, आपके रास्ते मेरे रास्ते से बिल्कुल अलग है, कोई स्कोप नहीं है वहां मिलने का, बातचीत का, कोई समझौते का कोई स्कोप है ही नहीं। तो बेहतर यही है कि आप अपना काम करते रहिए, मुझे अपना काम करते रहिए। तो फिर वो वीएचपी वालों का फोन आया कि साहब आप तो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, आपने अगर केस करना है आप कर दीजिए, मेरे पास लिखा हुआ है, वो समग्र मेरे पास है, मैं सारा समग्र खरीद के लाया था। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम लोग जो है सब पढ़ के और तभी जाके हम लिखते हैं। खैर ये तो एक राजनीतिक संघर्ष रहा है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जैसे विजय कुमार ने सदी के अंत में कविता, जो बड़ा अंक था, उन दिनों उसकी कीमत हमने 40 रुपये रखी थी, जबकि 400 पेज का अंक था वो। आप यकीन करें, मैंने 3000 कॉपीज जो है बेची है, 3000, क्योंकि कम नहीं, मतलब किसी का कविता अंक 3000 बिका हो, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। और आज कविता की हालत ये है कि मेरे एक मित्र हैं लीलाधर मंडलोई, तो उनकी किताब का रिव्यू मैंने जब दिया तो मैंने उनको कहा कि आपकी किताब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी कविताएं हैं उसमें। तो मैं उसका रिव्यू जानकी प्रसाद शर्मा ने किया था। तो उन्होंने बड़े उदास मन से मुझे फोन पे ये बात कही कि अजय, मैंने 100 किताबें खरीदी प्रकाशक से, और 100 किताबें खरीद करके मैंने कवियों को और राइटर्स को फ्री में रजिस्टर्ड डाक से भेजी, और मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ने, आज 3 महीने हो गए उस बात को, एक भी व्यक्ति ने मुझे जो है उसके ऊपर कोई अपनी राय, अपनी कोई प्रतिक्रिया, अपनी कि कविता कैसी लगी, मुझे नहीं दी। तो 98 में जब हमने ये सदी के अंत में कविता निकाली थी, तब 80 कवियों ने कविताएं दी थी उसके, तो बहुत पॉपुलर अंक था, बहुत अच्छा एडिटेड अंक था। विजय जी ने बहुत मेहनत की, मेरे कहने पे उन्होंने पूरा, इतनी मेहनत मतलब, और कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। ये अच्छी बात है, मतलब मेरे किसी भी जितने भी लोगों ने मेरे लिए अंक किए, उन्होंने कोई पारिश्रमिक लिया, मुझसे किताबें ले गए वो कि आप मुझे 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, मैं दोस्तों में देना चाहता हूँ, वो ठीक है। लेकिन किसी ने इस तरीके से मेरे साथ डील नहीं किया कि भाई एक कमर्शियल जो एक अप्रोच होती है वैसी नहीं थी। तो कविता का इतना वो था। आज जब मैं विजय जी से कहता हूँ कि विजय आप एक बार दोबारा हम ट्राई करते हैं, देखिए 25 साल हो गए उस अंक को निकाले, आज हम दोबारा नए कवि आए हैं, नए कविता लिख रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं और एक कविता अंक निकालते हैं, तो वो निराश है अभी माने नहीं है, वो हो सकता है मान जाए लेकिन माहौल जो है पूरा वो साहित्य विरोधी माहौल, और ये इन्होंने क्रिएट किया है, जो सत्ताधारी हैं, इन्होंने पूरा माहौल जो है वो लिटरेचर के खिलाफ। अब सारी सरकारें जो हैं अब बहुत मतलब विज्ञापन देते, दिल्ली सरकार ने दिए, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हमने बहुत कहा इनको तो भाई वो करते थे, उससे लोगों का बहुत गुजारा चल जाता था। उससे होता क्या है, उससे अब कि आप, अच्छा वो सारे जानते हैं कि पत्रिकाएं जो हैं वो 90% जो है वो सारी वामपंथी हैं, इनके खिलाफ हैं, तो इसको प्रमोट नहीं करना चाहते। दे डोंट, मतलब पूरा माहौल जो है वो पढ़ने के खिलाफ है। और फिर बाकी ये मोबाइल तो है ही।
जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो रवीश कुमार कहते हैं वो सही कहते हैं, लगातार इसमें सारा वो आए जा रहा है गंद जो है। तो ये है, फिर भी हम जो है जैसे ये कहानी अंक हरी अष्टाय ने एडिट किया, बहुत अच्छा है ये, तो ये हम करते रहते हैं। एक तरफ उद्भावना के वो अंक हैं जो काफी प्रगतिशील पक्ष को लेकर के उन्हीं लेखकों को केंद्र में रखते हैं, और एक अंक वो है जब जिसमें नेहरू को लेकर के पूरा अंक केंद्रित किया गया है। नेहरू पर अंक निकालने की योजना के पीछे क्या होता है? कि नेहरू, मैंने इसमें लिखा है कि नेहरू को गुजरे 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी वो पार्लियामेंट में मौजूद है। कोई बहस नहीं है जिसमें नेहरू का जिक्र और नेहरू को गालियां नहीं दी जाती। तो गालियां देने का मकसद जो था उनका वो ये था कि उनके जो पॉलिसीज जो है मोदी और एंड कंपनी जो 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 लागू करना चाहते हैं, तो तमाम ऐसी हैं जो कि नेहरू को ध्वस्त किए बिना नहीं लागू हो सकती। उनके लिए मॉरल स्ट्रेंथ चाहिए। वो मॉरल स्ट्रेंथ जो है जब तक आप नेहरू को जो है डिमोलिश नहीं करेंगे वो आपको मिलेगी नहीं। भाई एक छोटी सी बात है कि नेहरू की वाइफ कमला नेहरू जब कैंसर से पीड़ित थी, तो यहाँ सब जगह इलाज करवा के देख लिया उन्होंने, तो जब नहीं हुआ और वो उनको विदेश जाना था, उन्होंने सोचा विदेश में शायद इलाज हो जाए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो बहुत लोगों ने कहा जो सरकार में थे कि भाई महात्मा गांधी जब बिरला की कोठी में रह सकते हैं, और बिरला के खजाने तो खुले हुए हैं कांग्रेस के लिए, ले लीजिए, दे रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है ये, नहीं लेनी चाहिए। अपना जुगाड़ करके, अपना ही वो करके, मतलब आपने, जब आपको मालूम है कि अभी स्वतंत्रता अभी हुई, मतलब अभी वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले की 47 से पहले की बात है, उनको ये पता था कि कल को मैं जब सत्ता में आऊंगा तो बिरला मुझसे क्या मांग सकता है। तो ये अब आप यात्रा कर रहे हैं, आप कैंपेन कर रहे हैं, और सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है अदानी। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है जिसमें आपने डायरेक्ट खास तौर पर दो गुजरातियों को, वो जो अरुंधति राय ने जो बात कही है ना कि 2 गुजराती इस देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती इस देश को खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहना यह है कि नेहरू को ध्वस्त करना इसलिए इनके लिए जरूरी है, और हमें नेहरू को अपहोल्ड करना इसलिए जरूरी है कि उनकी बातों का हम जवाब दे सकें। मुझे याद है एक लेख में इसका जिक्र है, प्रभात पटनायक ने इसका जिक्र किया है कि जब वो कमला नेहरू की डेथ हो गई, वहां आते हुए जो प्लेन था, जो वो रास्ते में रोम में उसका स्टे था थोड़ी देर के लिए। उन दिनों मुसोलिनी था, तो मुसोलिनी ने ये देखा कि नेहरू आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक दूत भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बंदा आया एयरपोर्ट नेहरू से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते हैं आप। तो बोला जी मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, फांसीवादी आदमी है, मैं तो बिल्कुल नहीं मिल सकता उससे। अंततः ये हुआ कि वो जो बंदा आया था उसने कहा जी मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मेरी नौकरी के कारण ही कम से कम जो है उनसे मिलने आ जाएगी। गए नहीं नेहरू।
और ये लोग तमाम फांसीवादियों से जो है गले मिलते हैं, इजराइल का पक्ष लेते हैं हमेशा। और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन की कविताओं पर जो कार्यक्रम होता है उसको ये बैन करते हैं। कविताएं नहीं पढ़ने दी इन्होंने लोगों को। जो हॉल था रूम नंबर 22, उसमें इन्होंने जो है कहा कि फिलिस्तीन की कविता, ये इजराइल के साथ खड़े, मन से ये इजराइल के साथ, क्योंकि वो अरब को और मुसलमानों को मार रहा है। इनका मतलब, इनका तो मकसद ये है ना कि भाई फाइनल एम इनका वही है। तो नेहरू पर अंक जो हमने निकाला है वो देश की एकता, अखंडता और भारत मतलब पूरा मतलब इवन भारत माता पे, वंदे मातरम पे इनके जो व्यूज है, हिंदू धर्म पर और धर्म पर जो तमाम व्यूज जो हैं नेहरू के, वो क्या थे, और सारे इनके उलट हमने उनको रख दिया है कि भाई ये नेहरू ये थे, ये हमने रख दिया उसमें। उनको गांधी से परेशानी नहीं है। देखिए, गांधी से इनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गांधी का चश्मा इन्होंने इस्तेमाल कर लिया स्वच्छ भारत अभियान में। कि गांधी ने कभी भी डायरेक्टली आरएसएस के खिलाफ कोई पोजीशन नहीं ली। गांधी जी जो है वो चाहते थे लोग एकता से रहें, भाईचारा बना रहे, उन्होंने अपनी जान दी उसके लिए। लेकिन ना वो अहिंसा का पाठ पढ़ा सके, ना वो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित कर सके। उनके होते हुए ही कलकत्ता में इतना बड़ा दंगा हो गया था, और बिहार में, और फिर पंजाब में, और फिर ये सारा। तो उनको लगा कि मेरा गांधीवाद तो मेरे सामने ही बिखर रहा है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, औरतों की इज्जत टूटी जा रही है। गांधी ये सब देख रहे थे। लेकिन अंततः क्या था, गांधी कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। आरएसएस के विरोध में उन्होंने डायरेक्टली, या हिंदू महासभा के विरोध में डायरेक्टली कुछ कहा नहीं। ये लोग तो बेवकूफ थे, ये लोगों ने ये समझा नहीं कि गांधी की क्या ताकत है। इन्होंने एक जगह कहा भी है, उनके एक बड़े नेता ने, कि हमसे गलती हुई, गांधी को मार दिया। मारना तो नेहरू को चाहिए था। तो क्योंकि नेहरू बीइंग ए मार्क्सिस्ट, मतलब सारा उनका मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पढ़ा हुआ था, उन्होंने प्रैक्टिस में क्या किया वो एक अलग इशू है। लेकिन नेहरू हमेशा ये कहते थे कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। भाई हम सब हिंदू हैं बाय एक्सीडेंट, हम मुसलमान भी हो सकते थे कि हमारे माँ बाप मुसलमान होते हैं, हमने क्या किया उसमें हिंदू होने के लिए? कुछ नहीं। तो नेहरू वाज वेरी क्लियर, मतलब ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेकुलरिज्म। और देखिए उस वक्त जो पूरा माहौल था, मैं 47 की बात कर रहा हूँ, 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ, जब एक पड़ोस में एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया था धर्म पर आधारित। तो बहुत लॉजिकल था ये, दिस वाज कॉमन सेंस के हिंदू राष्ट्र बन जाए। भाई एक मुस्लिम राष्ट्र बना है, एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। इट वाज ए पार्ट ऑफ द कॉमन सेंस ऑफ द पीपल। गोलवलकर ने शिवाजी पार्क में बॉम्बे में 1 लाख लोगों को एड्रेस किया, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इट वाज नेहरू इन 1949 जो उसी जगह पर शिवाजी पार्क में 6 लाख लोगों को एड्रेस किया और कहा कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए। 350 मीटिंग्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। उन दिनों इतना आसान नहीं था मीटिंगें ऑर्गेनाइज। आजकल तो आप भाई है, आप वाराणसी दिन में 4 बार हुआ ही है, आप जा सकते हैं। उन दिनों वो जो थे वो कभी बैलगाड़ी में, कभी टेम्पो में, कभी ट्रेन में 350 मीटिंग्स उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में की कि क्यों सेकुलर इंडिया जो है इज मोर पावरफुल देन हिंदू राष्ट्र।
वाई शुड इंडिया बी सेकुलर? तो ये आज जो कुछ भी सेकुलरिज्म का बचा है, जो कुछ भी बचा है, वो सब नेहरू के कारण। और जो भी हमारा बेस है, इंडस्ट्रियल बेस जो भी बना है, वो सब नेहरू के कारण। इसलिए हमने नेहरू प्रांत निकाला। 94 से आप पत्रकारिता में एक दखल दे रहे हैं और मौजूदा समय की पत्रकारिता भी आप देख रहे हैं। आपने पत्रकारिता पर एक बुकलेट उस समय निकाली है, बहुत पतली वाली, जब इस तरीके के खतरे आप सामने नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय या उस समय जो जितने खतरे थे, आप कैसे इसको देख रहे थे पत्रकारिता के खतरों? आज जो भी बड़ी बड़ी पत्रिका जो अखबार है, जैसे नवभारत टाइम्स है, जनसत्ता है, हिंदुस्तान है, उन सब में जो संपादकों का जो चयन किया गया है, उन्हें बहुत क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। जैसे ओम थानवी का निकलना जनसत्ता से, ये थोड़ी था कि वो एक्सटेंशन अगर दी जाती तो वो करते काम, जयपुर जाते ही ना वो, क्योंकि उन्होंने जनसत्ता को लेफ्ट ऑफ सेंटर रखा। नवभारत में भी, नवभारत टाइम्स में कोई हर महीने मेरा 1 या 2 लेख जो है लगातार कई वर्ष तक आए हैं। और नेचुरली मेरी पोजीशन सबको मालूम है, तो लेकिन अब जब नया संपादक वहाँ आया है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि इसमें उर्मिलेश नहीं छपेंगे, इसमें अजय कुमार नहीं छपेंगे, इसमें प्रियदर्शन नहीं छपेंगे, ठीक। केवल एक चंद्रभूषण बचा है वहाँ पे, वो भी इसलिए कि वो वहाँ पहले संपादक, और वो जो अभी का जो संपादक है वो उसके अंडर काम करता है, उसको नहीं वो मना कर पाया अभी। उसमें भी उतना काट छांट करता रहता है, उसको ऐसे सब्जेक्ट देता है, उसको G20 कर लीजिए आप, G9 कर लीजिए, आप क्लाइमेट पे बात कर लीजिए, यहाँ की राजनीति पे जरा बच के रहिए। तो आज जो पत्रकारिता है उसमें ज़्यादातर मोदी से या अमित शाह से या इन लोगों से डरे हुए लोग जो सीधी सीधी पोजीशन नहीं ले सकते हैं, अपने परिवार के कारण, अपने बाल बच्चों के कारण, जिनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव साधन नहीं है और उनका वहीं पे रहना ज़रूरी है, तो वो लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, मजबूरी है। लेकिन ऑल्टरनेटिव मीडिया भी अब पैदा हुआ है, जैसे वायर है, द प्रिंट है, पैदा हुआ है। वो वायर में भी हिंदी वाला भी सेक्शन एक शुरू हुआ है। तो लोग हैं, रवीश कुमार है और कई लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल शुरू किए हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और मुकाबला हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इन्होंने कोशिश कर रखी है। अब देखिए केजरीवाल जब बाहर आए अभी, तो जितने चैनल हैं हिंदी के, खास तौर पर उनके एंकर्स इतने दुखी हैं। आप उनसे, मतलब उनकी शक्लों पे लिखा है कि वो उनके कि क्या हो गया ये, मतलब जो है ये केजरीवाल बाहर आ गया। तो ये जो लेवल, ये लेवल जो है आज की पत्रिका, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका जो है, प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया तो है ही, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी ये तमाम तरह के हथकंडे जो हैं अपना रहे हैं। बार बार मोदी को दिखाते हैं, बार बार हर जगह आपको मोदी दिखाई देते हैं, और जितना विज्ञापन इन्होंने दिया है, अगर इनका 100 है तो कांग्रेस का 1 है। हालांकि वही सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया विज्ञापन जो है वो उन्हीं के हैं ग्राउंड लेवल पे। तो ये है, ये पत्रकारिता का एक नया स्वरूप है, जिसमें मुसलमानों को गालियां देना, अल्पसंख्यकों को
प्रताड़ित करना और उस पर खुश होना, और जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनके गले में मालाएं डालना और उनकी फोटोएं, मतलब ब्रिजभूषण जैसे व्यक्ति जो है, इनको बार बार कवरेज दी है ना हिंदी पत्रकारिता ने। मेरे सवाल का एक दूसरा भी हिस्सा था जिसमें आपने बहुत पहले पत्रकारिता और सांप्रदायिकता को लेकर एक पुस्तिका निकाली थी। उस समय के क्या हालात थे और उस समय के क्यों सोच के आपने वैसा अंक निकाला? देखिए, उस वक्त भी अपना एक मित्र, अभी पता नहीं कहाँ है वो, मुकुल हुआ करता था, शायद आप जानते हैं, वो जनसत्ता में थे, और एक टंडन था, उसकी वाइफ भी साथ में थी। वो दोनों लोग अलग अलग जगह पर जाकर के जो वहाँ के स्थानीय पत्र हैं, उन दिनों संदेश जो था, आज तो बदला हुआ है थोड़ा संदेश गुजरात में, और इधर दैनिक जागरण है, दूसरे हैं अमर उजाला, ये सारे जो लोकल लेवल पे जो निकल रहा था, तो इतना उसमें इतना दुष्प्रचार था मुसलमानों के खिलाफ, तो गोली मार देनी चाहिए इनको, ये सब लिखा रहता था सीधा सीधा। इन्होंने क्या किया है कि जो जहर है वो धीरे धीरे लोगों के उसमें मन मस्तिष्क में जो है डाल रहा है। मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार जब 84 में मेरे पास वेस्पा था, तो मैं इधर से गुजरा शकरपुर से, तो देखा तो बहुत सरदार जो है उनके गले में टायर डाले हुए हैं, वो बहुत भयानक दृश्य थे वो। मैं थोड़ा सा आगे गया तो एक सरदार ने मेरा वो कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, तो उसको बिठा लिया पीछे। इतना डरा हुआ था मैं, जो सच्चाई है, पर अंदर ज़मीर ये था कि नहीं, तुझे इसको बचाना है कैसे भी। ऐसे ही हमने टैक्सी स्टैंड पे 5 लोग थे, सरदार थे, भयभीत बुरी तरह। उनको पार्टी ऑफिस में, एक ऑफिस था, मतलब उसके अंदर घुसा दिया, बाहर से ताला लगा दिया। तो जब मैं ये बात मैंने जब अपने BL में मैंने अपने साथियों से की कि मैंने ऐसे एक सरदार जी को जो है वहाँ से, उनका बड़े पागल हो तुम, गधे हो तुम, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। पत्रकारिता का ये फर्ज था कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें भी वो हाईलाइट करते हैं कि यहाँ अभी भी बचा हुआ है कुछ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। ये भी है, ऐसा नहीं है, आज भी वो खत्म नहीं है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो राम मंदिर जिस हिसाब से ये बनाना चाहते थे मुद्दा, उतना बना नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद जो है ना, हर नौजवान ये पूछेगा कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है भाई, आपने ये कह दिया इनसे नफरत करो, मैंने नफरत करनी शुरू कर दी, पर मुझे क्या मिल रहा है ये बताइए? मुझे इससे नौकरी मिल रही है क्या, या मेरे घर में मैं कुछ तनख्वाह लेके आ रहा हूँ क्या? मेरा कुछ बेहतर, मेरा जीवन कुछ बेहतर हो रहा है या नहीं? तो अंततः वो फिर जो है ना, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो डोमिनेट करते हैं, फिर वो उससे जो है, तो ये कुछ दिन के लिए रहता है, खुमार रहता है, उसके बाद फिर उसको जो है बंद होता है। तो लेकिन पत्रकारिता में बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी लगे हुए हैं इस काम में, और मतलब मैं तो हैरान होता हूँ, करण थापर के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं प्रिंट में, वायर में, गजब के। सांस्कृतिक स्तर पर जो एक बदलाव हुआ है कि एक समय तो सांस्कृतिक स्तर पर लेफ्ट के लोग भी काफी सक्रिय थे और धीरे धीरे वो चीजें कम हुई हैं। क्या इससे समाज में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, देखिए, जब भी दक्षिणपंथी ताकतें उभार पर होती हैं तो वामपंथी ताकतें अपने आप नीचे जाती हैं। अगर दक्षिण पंथ का उभार है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, फ्रांस में भी,
इटली में भी, सब जगह अगर उभार उधर है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन लेफ्ट ने अपना एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लोगों के सामने पेश नहीं किया है कि ये मेरा भारतीय एजेंडा है, ये होना चाहिए और हम इस पर काम करेंगे। और भाषा विशेषकर उस पर जो जोर देना चाहिए, साधारण भाषा, सिंपल भाषा, लोगों के समझ में आने वाली भाषा का इस्तेमाल करना। अगर आपके लेख का शीर्षक है आलोचना की आलोचना की आलोचना, ये एक लेख था, छपा था ये उत्तर गाथा में, तो मैंने कहा यार तुम टाइटल ही कम से कम ठीक कर लो, अंदर जो है वो तो है ही, द क्रिटिक ऑफ द क्रिटिक ऑफ द क्रिटिक। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं या व्यक्तिगत जो कि हमारी प्रमोशन हो जाए या हम बड़े पद पे चले जाएं और हमारी एक रिकग्निशन हो, मतलब उस तरीके से वो डोमिनेट करने लगती है जब, तो आप जनता से कटने लगते हैं। आप बहुत एकेडमिक हैं, आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, आप होंगे अपने घर में रहिए, में कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके की जो डायरेक्ट किस्म की जो पत्रकारिता है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। भाषा के स्तर पे और सांस्कृतिक मॉडल के स्तर पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि जो वामपंथी या प्रगतिशील ताकतें हैं वो फेल हुई। नहीं, मैं फेल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा फेल हुई है, लेकिन जो भी बचा हुआ है वो सिर्फ उन्हीं के कारण है। ये भी है क्योंकि आज से 25 साल, मतलब आप पिछले वर्षों में अगर इनका किसी ने विरोध किया है तो केवल उन्होंने, कांग्रेस ने आज तक नेहरू को डिफेंड नहीं किया, हमें डिफेंड करना पड़ रहा है। उससे ज्यादा वामपंथी डिफेंड कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो काम वामपंथियों ने किया है वो तो किसी ने किया ही नहीं। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि कुछ लोग कहते हैं यार वामपंथ फेल हो गया है। मैं उनसे पूछता हूँ कि पास कौन हुआ है, ये बताइए। मेरा सवाल सर, क्या दक्षिण पंथ पास हो गया? मतलब क्या आप ये समझते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो दक्षिण पंथी ताकतों ने हल कर दी है? इट हैज बिकम वर्स। मेरे सवाल का संदर्भ ये था कि सर जितने बड़े कैनवास पे हम लोगों को जोड़ सकते थे उसमें शायद मतलब नहीं, वो देखिए हमारा जो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारा अपना जिस तरीके से जो हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए थी, जनता के बीच में जाकर जनता की भाषा में बात करके जनता के बीच में ही उठना बैठना हो हमारा, हम लोगों चाहे कुछ भी हो, अंततः एक निम्न बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ एलिमेंट्स हैं, जो राइटर्स हैं, कवि हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उसमें जीना चाहते हैं वो हर आदमी को स्वतंत्र है, हर आदमी उसमें जीना चाह सकता है। लेकिन जहाँ कष्ट है, दुख है, वहाँ हम जाते नहीं हैं। मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा, दलित लेखक कोई था, तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, लुधियाना के पास में एक गांव था। तो मैंने कहा सोएंगे कहाँ? तो वो पूरा जो है गोबर से बना हुआ था पूरा, बोला छत पे, गर्मियों के दिन थे, हवा चलने का कोई मतलब नहीं। तो वो ले गए मुझे छत पे, चारपाई बिछी हुई थी, सो जाइए आप। अपने तमाम मार्क्सवाद और वामपंथ और सबके बावजूद जो है सारा दिन सारी रात में सो नहीं सका। कष्ट है, जहाँ कष्ट है वहां हम नहीं है। वामपंथ जहाँ थे वहां से भी आप हट गए, बंगाल।
जब आप वहां थे, जब आप कष्ट में थे, जब कष्ट, जो लोग कष्ट झेल रहे थे, अपराध झेल रहे थे, जब आप उनके साथ थे तो आपका झंडा बुलंद था, है ना? दुख है जहां, वहां आपको होना है। चाहे हम जितनी मर्जी बातें कर लें, अंततः वहां नहीं है हम जहाँ होना चाहिए। हमारी भाषा में चाहे हम जितना मर्जी सुधार लें, हमारी भाषा में एक एलीटपन रहता है हमेशा। बिस्लरी की बोतल रहती है साथ में, ये सारी चीजें हैं। तो बड़ा, तो वाम एक ड्रीम के तौर पर एक सबका सपना है, लेकिन उस सपने को पूरा अंततः जनता ही करेगी, अंततः वही करेगी अगर करेगी तो। ये कहना कि वामपंथ फेल हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं, उनका प्रचार हमसे ज़्यादा है। अगला सवाल था कि जनता से कनेक्ट के मसले पे उनका प्रचार ज़्यादा है, उनका हाँ, कि जनता से कनेक्ट के मसले पे या उसकी भाषा के मसले पे वगैरह वगैरह, वो हमने जहाँ जो पॉइंट्स छोड़े उन्होंने फिल मतलब कर लिए। और आसान भी है ना, देखिए वो उनका काम आसान है, हमारा काम मुश्किल है। भाई ये समझाना कि ये बात करना कि देखिए ये आपकी बहू बेटियों को उठा लेते हैं, ये धर्म जो है जिहाद करते हैं, ये तो इन्होंने हमारे बंदों को मारा था जब हम 47 में थे, इन्होंने अपना राष्ट्र बना लिया, हमारा क्या बना? पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इनके 40 राष्ट्र हैं। ये समझाना बहुत आसान है, बहुत बहुत कॉमन सेंस का हिस्सा बन जाता है उसी की भाषा में समझाना। हाँ, कि भाई आप देखिए, इनको देखो कितनी तकलीफ है वामपंथियों को, हम एक राष्ट्र जा रहे हैं, उनमें भी इनको तकलीफ है, उनके 40 राष्ट्र हैं, उनको इनको कोई तकलीफ नहीं। जनता को बहकाना, जनता और खास तौर पर जब इलिटरेट जनता है उसको बहकाना आसान है। सच बात करना और सच बात उनके गले में उतर जाए, ये तो प्रयास ही किया जा सकता है। अभी फिलहाल तो वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने कुछ किताबें भी निकाली जैसे इतिहास का सच, उनमें भी अपने समय के सवाल ही हैं कि कैसे कैसे इतिहास को लेकर के चीजें की गई हैं और वास्तविक इतिहास कैसे में बताया जाता है, जो बहुत कम ही लोगों तक बातें पहुंच पाती हैं। और आज के दौर में तो हम इतिहास नया लिख रहे हैं जो घटित नहीं हुआ लेकिन फिर भी लिखा जा रहा है। तो ऐसे में लेफ्ट की भूमिका क्या बनती है कि कैसे इतिहास का सही पाठ लोगों तक पहुंचेगा? कि जब तक आप सत्ता में नहीं है, अब जैसे केरल में अब आप सत्ता में हैं, तो वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम जो है ये बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की, वो बुक्स जिसमें मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ये पूरा चैप्टर ही बाबरी मस्जिद का हटा दिया, किसने उसको तोड़ा किसने नहीं, तो असल बात जो है वो है सत्ता की। आप सत्ता में नहीं है अगर, तो आप ये नहीं कर सकते। आप अब क्या हो रहा है ये देखिए, अब गोबर पे और गाय पे और इन सब पे रिसर्चेज हो रही हैं, और उसके पूरे पूरे चैप्टर जो है वो इनकी किताबों में आ रहे हैं एनसीईआरटी की। जब तक हम थे वहाँ, कृष्ण कुमार हैं, जब तक वो थे उन्होंने तो नहीं अलाउ किया, सुदीप बनर्जी थे उन्होंने नहीं किया अलाउ। अब जब इन्होंने हर जगह पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो शिक्षा में विशेष तौर पर जितने वाइस चांसलर्स हैं इनके जी हजूर, इनकी जो किताबें हैं, जो उसमें जो संपादक हैं, क्योंकि ये जानते हैं ना, इनको अपना लक्ष्य पता है कि हमने लोगों का दिमाग जो है खराब करना है।
वो कर रहे हैं। तो वाम की भूमिका तो तभी होगी जब सत्ता में, मतलब कहीं कांग्रेस की मान लीजिए सरकार आ जाती है। और तो और मैं ये देखा है, राजस्थान में इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, तो उससे पहले जो बीजेपी की सरकार ने जो चेंजेस किए थे, हम कहते कहते मर गए कि आप इन्हें बदलिए, इन्होंने बदली नहीं। क्योंकि अंततः ये चाहते क्या है कि भाई हम जाएं तो ये आ जाए, ये जाए तो हम आ जाए। गाय वगैरह वाले मसले पे तो वही सब काम आगे बढ़ा। हाँ, वही किया है इन्होंने। तो जब तक आप सत्ता में नहीं है, देखिए अब हम कोशिश करते हैं, जैसे आप डूटा में हैं या टीचर्स का जेएनयू में है, आप स्टूडेंट साहब में जीत गए, तो हम कोशिश, ये नहीं कि हम कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन हम फेल होते हैं, क्योंकि ऊपर से है, सब चीज ऊपर से हो रही है। सारे मैनुअल्स बदले जा रहे हैं, सारे इवन मतलब और तो और अपराधों की जो इन्होंने नई एक परिभाषा जो रखी है, तो किसको यूएपीए में रखना है, किसको इसमें रखना है, किसको डीआईआर में रखना है, ये सारे बदल रहे हैं। 130 एक महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में इन्होंने माओवादियों को मार दिया। यंग लड़के थे, मतलब मेरी कोई सिंपैथी नहीं उनके साथ पॉलिटिकली, ह्यूमन बीइंग तो है ना, लड़कियां थी उसमें, उन्होंने पूरी तरह सरेआम जो है अपना ओपन, मतलब ये क्या रखा है कि जिसपे शक भी हो मार दो, तो चल रहा है इनका। पत्रिका आप निकालते हैं इतने दिनों से, चूंकि प्रकाशन से भी जुड़े हुए हैं। कोरोना के पहले की जो स्थितियां थी, कोरोना ने अचानक से बहुत सारी चीजें ध्वस्त की, खास करके प्रिंटिंग के मामले को, कागज के रेट बहुत बढ़ गए, इंक, बहुत सारी चीजें। क्या बदलाव आया? मतलब देखिए, कोरोना ने जहाँ एक तरफ जो है लोगों को घर तक सीमित किया, वहीं उन्होंने, कोरोना ने ये समय भी दिया कि वो किताबें पढ़ सके। भाई आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप सारा दिन घर में हैं, बीवी जो है वो किचन में है, तो आपके पास तो काम ही कोई नहीं है, तो आपने किताबें, मैंने जितनी किताबें मैंने कोरोना के समय में पढ़ी हैं, इतनी पहले कभी पढ़ी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये कोरोना की बात इतनी, देखिए कोरोना की बात इतनी नहीं है जितनी के सोशल मीडिया की बात है। उसी पीरियड में सोशल मीडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया। पूरे दुनिया में जो इंटरनेट की जो कंपनियां थी, जो नेट की कंपनियां थी, उन्होंने खूब पैसा कमाया। सारी फैक्ट्रियां, सब जो उद्योग थे वो लॉस में थे। जितनी कम्युनिकेशन की जो कंपनियां थी, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान, खूब उन्होंने जो है पैसा कमाया, क्योंकि आप घर में बैठे हुए, आपने ऑन कर लिया यूट्यूब, आप कुछ और देख रहे हैं, आपने 1000 चैनल आपके पास हैं, तो मांग उसकी सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उस वक्त, इतने चैनल हो गए थे उस वक्त। तो प्रिंटिंग का इतना नहीं है, प्रिंटिंग का तो खैर, प्रिंटिंग का तो ओवरऑल डिक्लाइन है, वो सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है, वो ओवरऑल डिक्लाइन है, क्योंकि आपको एक चीज वीडियो में दिख रही है, अब उसको जल्दी ग्रहण करते हैं, आपको मजा भी आता है, और उसमें तमाम तरह की नॉनसेंस भी आ रही है, तो आप उसमें पढ़ने में तो फिर पूरा दिमाग और पूरा वो, मतलब पूरी मेहनत है। तो इसको पढ़ना जो है, इसको पढ़ना कोई आसान थोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की की है, और प्रिंट मीडिया और नीचे गया है। अब दूसरा ये है कि जब एक्टिविटी नहीं है, भाई ये तो छपने की बात है, छपेगी तब जब ये खुलेगी, जब प्रिंटिंग प्रेसेस बंद होंगी, जब सारे दफ्तर बंद हैं, जबकि सोशल मीडिया में ये भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ छापना नहीं है, उसके लिए वर्कर नहीं चाहिए, मतलब उसको, यहाँ तो आपको मशीनें चाहिए, मशीनें चलनी चाहिए, वर्कर आए, उस पर काम करें, तब प्रिंट करेंगे। सोशल मीडिया में ये सब नहीं है।
तो इसलिए वो कोरोना ने वहां अटैक किया जहां वर्क फोर्स की जरूरत। किताबें छपनी बंद हो गई, सेल बंद हो गई, उनकी पब्लिशिंग हाउस बंद हो गए, उनका पहला स्टॉक बिकना बंद हो गया। जब नया स्टॉक तभी आएगा जब पहला बिकेगा, अगले संस्करण आने बंद हो गए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सब आगे बढ़ा। आमतौर पे सर जो संपादक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं या संपादक जैसे कामों में, आमतौर पे कई लोगों से मैंने सुना है कि परिवार और बच्चों का सपोर्ट जो है ये सुनने को उनको मिलता है कि आपने जीवन में क्या किया। तो आपके यहाँ बच्चों का और मैडम का मतलब कैसा सपोर्ट? हाँ नहीं, ये बात सही है आपकी। देखिए, हर आदमी, मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी अपनी जीवन यात्रा के लिए। मैंने कैसा जीवन जीना है ये मैं तय करूँगा। अब मैंने जब पूरी तरह होल टाइमरी करने का फैसला किया तो उसमें ये था कि ये फैसला मेरा क्योंकि बहुत लोगों के साथ संपर्क में था और ख़ास तौर पर जब सफदर हाशमी का हत्या हुई तो मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो 1 जनवरी को उसकी हत्या हुई थी और फरवरी में मैंने इस्तीफा दिया था 1989 में BEL में। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी और मेरे पिता ने दोनों ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें क्या परवाह है, मैं हूं ना। पत्नी अभी रिटायर हुई है प्लानिंग कमीशन से डायरेक्टर के तौर पर, और मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे कुलीग थे उन दिनों वो जनरल मैनेजर और डायरेक्टर के तौर पर BEL से रिटायर हुए लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं इस बात। ठीक है यार, हमने अपना जीवन जिया, अपनी शर्तों पे जिया, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चे सारे एंटी मोदी है लेकिन प्रो लेफ्ट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एंटी मोदी है। कभी सांप्रदायिक बात नहीं करते हैं, किसी एजुकेशन में या फिर कुछ फंड वगैरह अगर हो तो वो देते भी। सर आपने हम लोगों से बात की और इन बातों में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो एक नया परिपेक्ष दिखाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि ईमानदारी का जो सफ़र है आपका वो हम सबके लिए काफ़ी सीख देने वाला है और ये विचार करने के लिए भी है कि हमें भी अपना रास्ता अपनी तरह से निर्धारित करना चाहिए कि हम किस रास्ते पर बढ़ेंगे और हम अपने समय के सवालों से जूझेंगे। उनसे कभी ऐसा ना हो जाए कि हमें भी मुँह चुराना पड़े कि हमने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। आपने निभाई, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी हम लोगों की है कि अपने समय की चुनौतियों को देखना है और अपना पक्ष भी निर्धारित करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।